आज जीडी के सिंपल सेट में पहले सेट का भाग 2 हम आप सबको बताने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च न बदले। इस प्रकार के प्रश्न बराबर सेना की लिखित परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसमें जितने सिलेबस के प्रश्न हैं जो आ चुके हैं सेट में, जो वीडियो के प्रारंभ में ही हमने सेट दिया हुआ है, उस सेट से आप मिला सकते हैं। ये सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। इसमें पहला है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च ना बदले। पहले इसको प्रोसेस से भी बना सकते हैं और यहाँ संक्षिप्त विधि से भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए वो प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो चूंकि प्रतिशत अंत में लास्ट में कह रहा है कि प्रतिशत कमी, तो जब भी कमी निकालना है यहाँ, तो आप ऐसे कीजिए, प्रतिशत कमी जब भी निकालना हो तो आपको लिखना होगा कि प्रतिशत गुणे 100, प्रतिशत गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत, यानी सूत्र होगा प्रतिशत गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत। तो पहले प्रतिशत कै प्रतिशत दे रहा है? 25%, 25 गुणे 100 बटा 100। आप सोचेंगे कि प्लस कब और माइनस कब, तो याद रहे चूंकि प्रतिशत के जस्ट बाद जो शब्द दिया रहेगा, जैसे वृद्धि, बढ़ोतरी, अधिक, ज्यादा, ये सब शब्द दिया रहेगा तो प्लस करेंगे। कमी, ह्रास, ये सब दिया रहेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन उसको देखेंगे कि जहां प्रतिशत दिया है उसके जस्ट बगल में लिखा रहेगा ये शब्द, और उन्हीं शब्दों के आधार पर यहाँ का चिन्ह निर्णय करेंगे। तो जैसे यहाँ सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, तो प्रतिशत के जस्ट बाद है वृद्धि, तो इसलिए यहाँ प्लस डालेंगे, प्लस 25, यानी ओवरऑल हुआ 25 गुणे 100 बटा में हो गया 125। इसको जब काटेंगे तो 5 और यहाँ 20, यानी 20% होगा प्रतिशत कमी। यानी आप इस प्रकार से कम समय में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको बना सकते हैं। आइए यहाँ चर्चा एक बार फिर करते हैं। ऐसा प्रश्न तभी करेंगे, ऐसा ट्रिक या ये सूत्र उसी प्रश्न में प्रयुक्त होगा जहां देगा कि यदि चीनी का मूल्य या किसी अन्य पदार्थ का मूल्य इतना बढ़ा दें तो खर्च कितना कम कर दें। यानी प्रतिशत में वृद्धि दिया है और प्रतिशत में ही कमी मांग रहा है, तो इस तरीके के प्रश्नों में इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए वो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी के एक दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का काम यानी 12 दिन में वो टोटल काम को करते हैं, तो एक दिन में इस काम को 1/12 करेंगे। वहीं बी और सी उस काम को 15 दिन में करते हैं, तो बी प्लस सी के एक दिन का काम तो 1/15, जबकि सी और ए इसी काम को 20 दिन में करते हैं, यानी सी प्लस ए के 20 दिन का काम बराबर 1/20। अगर ये तीनों मिल जाए तो इस स्थिति में क्या होगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, यानी इन तीनों को जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद यहां ध्यान दीजिए, ए और ए 2a हुआ, बी और बी 2b हुआ, सी और सी 2c हुआ, और इसका एलसीएम निकाल देंगे। 12, 15 और 20 का लघुत्तम 60 होगा, और 12 × 5 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब कि यहां से 2 कमन कर दिया बाबू, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/60, जिसको काटेंगे तो 1/5 होगा। अब ये 2 इधर जो आएगा, 2 इस साइड आएगा, a प्लस बी प्लस सी इधर आएगा तो 1/2 बनकर आएगा, और गुणे 1/5।
यानी a प्लस बी प्लस सी का 1/10 यानी तीनों मिलकर 10 दिन, तीनों मिलकर 10 दिन में काम करेंगे। यानी 1/10 यानी तीनों के एक दिन का काम आ गया, जिसको लास्ट में बट्टा पद को पूरे काम के रूप में कैलकुलेट करते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बाबू, जो हमने प्रारंभ में ही आपको वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं इस चीज को कि जब तक आप इनके तथ्यों को नहीं समझेंगे तब तक सेट बनाना मुनासिब नहीं होता। लेकिन हमने इस प्रत्येक पॉइंट का वीडियो इसमें उपलब्ध कराया है, जिसमें वह बड़ी सी बड़ी संख्या, यानी क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लग जाना चाहिए कि इसका निकालना क्या है। कहता है वह बड़ी सी बड़ी संख्या बतावे। बाबू यहां याद करा दे आप सबको, बड़ी सी बड़ी कहेगा, अधिकतम कहेगा, अधिकतम कहेगा, अधिक से अधिक कहेगा। इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो याद रहे इसका केवल मौसा निकालना होगा, मौसा निकालना होगा। वहीं छोटी सी छोटी कहे, छोटी सी छोटी कहेगा, या न्यूनतम कहेगा, या कम से कम कहेगा, कम से कम कहेगा, इसका लघुत्तम निकालते हैं। यानी वह सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि वह सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब कि मौसा चाहिए तो 366 है, 513 है और 324 है। उम्मीद है कि आप मौसा निकालना तो निश्चित रूप से जानते हैं होंगे, लेकिन हम यहां मौसा निकाल कर भी दिखा रहे हैं। 324 और 366 इसका मौसा करेंगे तो आप ऐसे कीजिए, एक बार 324 घटाएंगे तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 4 और ऊपर से 324 आएगा, यानी 7 बार जा सकता है। तो 7 बार देखिए, 7 दूनी 14, 1 और 7 चौक 28, 1 29, 8 बार भी जा सकता है। 8 दूनी 16, 1 और 8 चौका 32, 1 33, नहीं 7 बार ही जाएगा, यानी 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 1 29। माइनस कर लीजिए बाबू, 0 और यहाँ 3 और फिर कर लिया, ऊपर से आया 42 हुआ तो 42 कई बार जाएगा, तो एक बार तो यहां हो जाएगा 2 और 1 और फिर 30 यहां रखेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 2 बार 24, फिर यहाँ 6 12 रखेंगे, 2 बार में कट गया, यानी इस तरफ के पद को मौसा मानते हैं। यानी इन दोनों का मौसा क्या हो गया? 6। जब ये मौसा 6 हो गया तो इस 6 का 513 के साथ मौसा निकालना होगा, और जब 513 के साथ मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा होगा 1। इस आधार पर इसका उत्तर 1 होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष। याद रहे वो 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष। यहां देखिए कहता है 4 भाइयों की औसत आयु, औसत आयु 12 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 4 और औसत कितना है? 12। तो आप लिखिए इसके जस्ट नीचे, याद रखिए कि 4 भाइयों की कुल आयु, 4 भाइयों की कुल आयु, जहां ऐसा देगा तुरंत कुल आयु निकालिए, और कुल आयु के लिए सिर्फ और केवल सिर्फ यहां गुणा करना है व्यक्तियों की संख्या यानी 4 और गुणे औसत यानी 12, 12 चौक 48। ये ऐसा क्यों हुआ? तो आपने पढ़ा होगा वो, यहां देखिए थोड़ा सा हिंट्स आपको कर दें समझने के लिए। आपने पढ़ा होगा कि औसत बराबर प्रेक्षणों की योग, प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो औसत के जगह क्या रख देंगे? 12। तो अगर यहां कर दें औसत के जगह 12 लिख दें, प्रेक्षणों का योग हमें पता नहीं, मान लिया x मान लिया, और प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितने आदमी का? तो 4 भाई का।
तो बटा 4, तो क्रॉस गुना करें तो x बराबर 12 चौक 48, जिसको बीजीय रूप से इस प्रकार हल करेंगे तो उसी को यहां हम डायरेक्ट लिखा है 4 गुने 12 यानी 12 चौक 48, यानी कुल आयु ज्ञात करने का तरीका हो गया कि उसमें व्यक्तियों की संख्या में औसत यदि गुना करेगा तो कुल आयु निकल जाएगा। यदि उनकी आयु में मां की आयु शामिल कर लिया जाए तो कुल औसत 5 बढ़ जाता है। तो यहां देखिए जब मां की को शामिल कर लेंगे, मां को शामिल करने पर क्या होगा, मां को जब शामिल करेंगे तो यहां कुल आयु कितना होगा आप यही बताइए। कुल आयु होगा व्यक्ति की संख्या, तो 4 भाई थे और एक मां शामिल हो गई तो 5, और कहता है कि औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो औसत 12 था, अब 5 वर्ष बढ़ गया तो 12 और 5 17, तो 17 बचे 85 वर्ष टोटल हो गया। अब मां की आयु अगर कहता है आपसे तो सोचिए, मां की आयु केवल मां के शामिल होने से यहां 85 हो गया, और जब नहीं शामिल थी तो 48 था, तो 15 से 8 गया 7, 7 से 4 गया 3, यानी इनकी आयु 37 वर्ष की है। यानी यूं याद रखिए, आइए बाबू, 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष, तो जब 4 की औसत आयु 12 वर्ष है तो इसका मतलब हुआ कि 4 भाइयों की कुल आयु 4 गुने 12 यानी 12 चौक 48। मां को शामिल करने पर, तो मां जब शामिल हो गई तो 4 में एक और शामिल हो गया 5, और कहता है औसत 5 साल बढ़ जाता है, तो औसत पहले से कितना था 12, और 5 बढ़ गया तो 12 5 17, और 5 गुने 17 85, और इन दोनों के अंतराल से मां की उम्र को ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद हम क्वेश्चन अगला बता रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन में है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे, बाबू यहां देखिए चाल दूरी से संबंधित प्रश्न को भी हमने बताया है। इसका पूरा एक्सरसाइज पूरे कारण सहित अगर मैथमेटिक्स का नहीं पढ़ते हैं तो आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने सेट चूंकि हमने बनाना शुरू किया है तो इस सेट के सभी प्रश्न हैं, सेट नहीं बल्कि इसके पूर्वोत्तर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ये समागम है। यानी एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर यही एसआई यूनिट अगर आपको पता हो तो इसके मात्रक को देखकर हम पहचान सकते हैं 100 मीटर। तो मीटर आखिर किसका मात्रक है, दूरी का, लंबाई का, यानी दूरी कितनी हो गई 100 मीटर। 100 मीटर दूरी, रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है, यानी 18 किलोमीटर पर घंटा बराबर चाल हो गया। तो जब चाल है 18 किलोमीटर पर घंटा, बाबू यहां देखिए मीटर और यहां क्या है किलोमीटर, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा, यानी इसको बदलना ही होगा। इसको किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब कि चाल के लिए क्या करेंगे, 18 किलोमीटर पर घंटा जो दिया है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। इसका मतलब कि ऊपर 5 और नीचे 18, तो यानी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो चाल दिया है, दूरी दिया है, अब चाहिए क्या, समय। तो समय बराबर क्या सूत्र है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है बोलिए, दूरी आपको हो गया 100 मीटर और चाल क्या है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 20 25 100, लेकिन समय का मात्रक यहां सेकंड होगा, यानी समय 20 सेकंड हुआ। यानी मात्रक के हिसाब से आपको समझना है, और इसमें मेन ध्यान यहां रखना है कि अगर दूरी मीटर में है तो चाल अगर किलोमीटर पर घंटा में है तो उसको उसकी जाति में यानी मीटर पर सेकंड में बदलना ही होगा। यानी एक चार्ट आप जरूर दिमाग में रखिएगा बाबू, यहां लिख देते हैं चाल, यहां लिख देते हैं, जो प्रायः प्रयोग किया जाता है दूरी यदा कदा इससे अलग भी होता है। अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है। अगर चाल किलोमीटर पर घंटा में है तो दूरी किलोमीटर में है और समय घंटा में होगा। इस पर हमेशा ध्यान रखेंगे चाल और दूरी के प्रश्नों को बनाते समय।
उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। इसमें हमने 10 प्रश्नों का संग्रह किया है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल आप बता दीजिए। यहां देखिए, अब हमने देखा है कि बहुत ट्रिक वाले प्रश्न को आप हल करते हैं, देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा वीडियो आपको मिला होगा जो गोले का, बेलन का, शंकु का ट्रिक बता रहा हो। इसका मतलब कि ट्रिक वही संभव होता है जो ट्रिक पर हल हो सकता है और वो सर्वमान्य होता भी नहीं है। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो ये शंकु है। यहां देखिए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसका ये वैल्यू यहां दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर। कहता है इसका आयतन यानी आयतन कितना दे दिया? आयतन दे दिया है 500 मीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन का सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 500 मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट लिखेंगे। मतलब 1/3। बाबू इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है बोलिए? 30। एच बराबर 500, 3 से काट दीजिए 10, यानी एच बराबर 500/10, तो एच बराबर 50 मीटर। इस प्रकार आप मेंस्ट्रुएशन के प्रश्नों को भी सामान्य तरीके से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि सूत्र और प्रेजेंट ऑफ माइंड दोनों आपके पास हो। अगला प्रश्न है नाव धारा से। एक आदमी एक नाव को 13 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 26 किलोमीटर धारा की दिशा में चलाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए बाबू, ऐसे तो इन प्रश्नों को अगर हल करना है तो याद रखना, नाव की चाल अगर निकालना हो, नाव की चाल, तो याद रखना बाबू, इन दोनों को जोड़कर और चाल को और बट्टा कर देते हैं 2 से, तो निकल जाता है। लेकिन प्रोसेस ये है कि नाव की चाल मानेंगे x किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल मानेंगे y किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल मानेंगे y किलोमीटर पर घंटा। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि 13 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होगा? x माइनस y, और धारा के सापेक्ष या धारा की दिशा में x माइनस नहीं प्लस y किलोमीटर पर घंटा। कहता है कि 13 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो प्रश्न से 13 किलोमीटर धारा के विपरीत बराबर 26 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अब यहां देखिए बाबू, तो 13 किलोमीटर को धारा के विपरीत मतलब x माइनस y, 26/x प्लस y, अगर क्रॉस गुना कर दें या इसको काट सकते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, गुना कर दीजिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1 इंटू एक्स प्लस वाई। इस प्रकार 2x माइनस 2y बराबर x प्लस y, यानी यूं लिखा जाए कि 2x माइनस एक्स y प्लस 2y, तो x बराबर 3y। इसका मतलब कि नाव की जो चाल है वो धारा की चाल का क्या तिगुना है, यानी x बटा y बराबर 3/1, यानी इनका अनुपात 3:1 होगा। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है तो याद रहेगा वो इस टाइप का प्रश्न, अगर नाव का चाल दिया हो और अनुकूल प्रतिकूल, तो इस स्थिति में आप इसको प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो निकल जाएगा, और धारा की चाल पूछेगा तो माइनस करके और 2 से भाग करेंगे तो धारा का भी चाल ज्ञात हो जाएगा।
उसके बाद 8 नंबर जो प्रश्न है, आप वर्ग 10 में निश्चित रूप से समीकरण बनाना तो जरूर सीखे होंगे और इस दौरान इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत मिले होंगे। कहता है 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 2000। 8 नंबर कहता है कि 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत, तो टेबल का कीमत अगर 100 रुपया मान लें, टेबल 100 रुपया और कुर्सी वाई रुपया, तो इस स्थिति में 2 टेबल और 3 कुर्सी, तो 2 टेबल 2x और 3 कुर्सी 3y बराबर 2000। ये इक्वेशन 1 हो गया। वहीं 3 टेबल 3x और 2 कुर्सी 2y बराबर 2500, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस प्रकार आप इन प्रश्नों में x और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो टेबल और कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा, जो आप वर्ग 10 में समीकरण हल करना अवश्य ही जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक आयताकार खेत के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई, देखिए वो क्या कहता है, लंबाई यहां क्या दे रखा है 25 cm और चौड़ाई 15 cm। अब कहता है कि इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात, तो लंबाई अनुपात परिमाप। अब देखिए लंबाई 25 हो गया, अनुपरिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई तब 25, चौड़ाई तब 15, तो 25 अनुपात 2 इंटू, इसको जोड़ेंगे बाबू तो 40 होगा, तो 25 अनुपात ये दोनों में गुणा हुआ 80 हुआ। 5 से काट सकते हैं, 5 पचे 25, 16 पचे 80, यानी 5 अनुपात 16 होगा। लेकिन सेना के लिखित परीक्षाओं में अनुपात को लेकर विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ऑप्शन बनाने में 5 अनुपात 16 देगा तो 16 अनुपात 5 भी दिया रहता है। तो इस बात का ख्याल रहे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि टेबल इसमें कि पहले लंबाई, इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात, तो पहले हरगिज याद रहे पहले लंबाई रखेंगे फिर उसके बाद परिमाप रखेंगे। इस प्रकार से इन प्रश्नों में अनुपात में राशियों के साथ संबंध को हमेशा ध्यान रखेंगे, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यानी आज के इस जीडी के पहले सेट के दूसरे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि कितने समय में 4000 रुपया मूलधन पर, यानी मूलधन तो पता चल गया, मूलधन हो गया बाबू 4000। कहता है कि 12% दर दे दिया 12% और साधारण ब्याज दिया है 1200 रुपया, साधारण ब्याज 1200 रुपया। इसका मतलब कि अब कहता है कि कितने समय में, बाबू आप सबको सूत्र तो निश्चित ही याद होगा कि समय बराबर साधारण ब्याज गुने 100, साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर होगा। यानी साधारण ब्याज यहां हो गया 1200 और गुणे 100 बटा मूलधन 4000, दर 12, 1 2 ऐसे काटेंगे, ये 10 हो गया, काटिए 2 से 2 हुआ, ऊपर 5 यानी 5 बटा 2 यानी 2.5 वर्ष या 2 वर्ष 6 माह, चूंकि 2.5 का सूचक है, 2.5 वर्ष है ये, जो माह में कन्वर्ट करने पर 6 माह को आधा वर्ष बोलते हैं, यानी 2 वर्ष 6 माह। इस पर हमेशा याद रखना होगा और उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। अगले दिन इस सेट को फाइनल करेंगे और अगले सेट का जीके आप तक पहुंचाएंगे।